मुझे याद सब है जरा जरा, मुझे याद सब है जरा जरा, वो लम्हा लम्हा साथ है। मुझे याद सब है जरा जरा। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के इस समर स्पेशल प्रोग्राम में आज एक बहुत ही सुरीली जोड़ी हमारे बीच है। इनमें से एक ने जब गाया तो इस तरह से गाया। बादलों से काट काट के कागजों पे नाम जोड़ना, बादलों से काट काट के कागजों पे नाम जोड़ना, ये मुझे क्या हो गया। और दूसरे ने जब सुर छेड़ा तो कुछ यूं छेड़ा। कुछ गीत तो दुनिया की खातिर सुर ताल पे गाए जाते हैं, कुछ गीत मगर तन्हाई में, कुछ गीत मगर तन्हाई में खुद को ही सुनाए जाते हैं। और जब दोनों ने मिलकर सुर छेड़ा तो कुछ यूं छेड़ा। जलाए रखना है, शम्मा जलाए रखना, जब तक के मैं ना आऊं, जब तक के मैं ना आऊं। तो मिलिए सुप्रसिद्ध गायक युगल भूपेंद्र सिंह और मिताली मुखर्जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विविध भारती के स्टूडियोज में। नमस्कार। नमस्कार। आज तो हम आपको आपके माजी में ले जाना चाहते हैं। हाँ, अच्छा। जहाँ पर आपको आपका बचपन, याद है। कुछ सुनहरी यादें जो हम चाहते हैं आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करें। जी, मैं तुम्हें चाहूँगा कि भी जैसे कि इस दुनिया का एक असूल है कि लेडीज़ फर्स्ट, तो मैं चाहूँगा कि आप मिताली से शुरू करें। शुक्रिया इस मौके के लिए। मैं एक्चुअली ये पहली बार ये प्रोग्राम में मुझे मौका दिया गया है कि मैं मेरे अपनी बचपन के बारे में कुछ बात बताऊं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक शेर याद आ रहा है कि खरीदा जाए अब तो ना सोने से ना चांदी से, खरीदा जाए अब तो ना सोने से ना चांदी से, वो बचपन जो बहल जाता था मिट्टी के खिलौने से। वाह, बहुत खूबसूरत। और बस वो बचपन, हम लोग 7 भाई बहन थे और मेरी माँ बहुत अच्छा गाती थी उस वक्त। तो घर में हारमोनियम, तबला और सब लोग गाते थे। मतलब मेरी बड़ी दीदी, भाई मेरे तबला बजाता था और घर में छोटा मोटा सा एक प्रोग्राम हुआ करता था, 7 भाई बहन ही गा रहे हैं। तो पूरे मोहल्ले में ये पता था कि बस ये मुखर्जी जो फैमिली है सारे गाते हैं और रिसाइटेशन। हालांकि मेरी मम्मी डैडी ने बहुत इंस्पायर किया है। घर में नजरुल जयंती, रविंद्र जयंती ये हर हफ्ते हर महीने हुआ करता था। तो इस माहौल में पली बड़ी हूँ और लिटरेचर, पोइट्री और रेडियो को सुनना और एक दूसरे को मतलब मजाक करना और ये सब बहुत। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब भी हम लोग जब मिलते हैं भाई बहन वही बात याद करते हैं कि हम लोग ऐसे करते थे। हालांकि जो मैं अपने बेटे को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत अलग माहौल में बड़े हो रहे हैं और
वो जो आम के पेड़, हम लोग सब सहेलियां मिलके चोरी चोरी दूसरों के घर में चोरी छुपी जाके वो पत्थर मार के जो आम और लीचीज और वो सब खाना, वो बहुत दूसरे दिन अच्छा है ये आपने मुझे अगर पहले ये सब बातें मालूम होती तो कि चोरी और ये सब आपका जी, वो बचपन से चोरी करके जो आम कभी खाए तो आपने? नहीं खाए तो मैं तो फिर ऐसे उसका बात कर मजा रहा भी हूँ। नहीं पता होगा आपको। क्या जी? नहीं पता होगा, आपका ताल्लुक तो पंजाब से है। नहीं पंजाब तो है, पंजाब से, लेकिन पंजाब में चोरी थोड़ा होती है। नहीं नहीं, लेकिन वहाँ बड़े बड़े खेत खलियान खेत पेड़ है, सब आंगन। है, बट वो जो सफाई से जो बहुत बोल चोरी रहे हैं ना, हम लोग नहीं तो करते चोरी थे। वहीं होती है। चोरी हम लोग पेड़ से तो नहीं करते थे, वैसे तो फिर? कभी ऐसे दुकान से कर लेते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब करते जरूर थे। बहुत, वो तो बिल्कुल शेयर करें सुनने वालों के साथ। नहीं कैसे चोरी ऐसी करते? कुछ खास बात नहीं हुई थी, लेकिन जब थोड़े बचपन का तो मुझे पता नहीं, बस जब लड़कपन जब आता है फिर तो जी। कुछ अजीब अजीब बातें होती हैं। बताइए एक तो सही। आई होप कि मेरा बेटा ना सुन रहा हो। हाँ, हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, उसको सुनना तो जरूरी है जी, कि माँ बाप का बचपना कैसे हाँ बीता। नहीं सही बात है उसको। नहीं हम लोग कुछ खास शरारत इतनी ज्यादा नहीं करते थे। नहीं, बताइए वो जो हम लोग क्या incident- वो चारपाइयाँ उठाया करते थे। अच्छा और लोग जो घर में बाहर सोते थे, हाँ हाँ। चार दोस्त चारपाई उठा के ना उसके घर के सामने से तो बाहर दूर चौक में रख के आ जाते थे। अच्छा तो सुबह जाके देखने भी जाना पड़ता था कि भाई क्या हो रहा है। तो ठीक-ठाक क्या है। हुआ है, कोई टैक्सी इधर से जा रही है, कोई बस वहां से जा रही है, मतलब वो सेंटर में है। चौराहे पे। अच्छा तो इट इज वन ऑफ द थिंग्स हमारा जो पटेल नगर में बहुत पॉपुलर था। तो इस टाइप की बहुत शरारतें अभी हुआ भी करती कोई थी। जो कौन है जो मिठाई वाला जिसको 35 रुपए आपको देने? अच्छा, देखिए मिताली जी को आपको सारा बचपना याद बता है। दिया था उन्होंने। नहीं, हम लोग क्या वो मिठाई की दुकान थी तो वहाँ खाने पीने जाते थे। उनका तीरथ राम उनका नाम था। वो पटेल नगर में अभी भी शायद दुकान है। तो हम उससे बातें करते करते चोरी करते रहते थे साथ में, उसको पता नहीं चलता था। तो उसका हम काफी नुकसान किया हम लोगों लेकिन ने। आपके माता पिता को शिकायत करता नहीं था वो? नहीं वो क्या था कि उन दिनों में वो टाइम वो था कि भाई हम लोग शोल्डर तक जो स्लीव है उसको ऐसे गोल करके जाते थे, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि भाई हमारे माँ बाप को आके कोई कहे कि भाई इसने ऐसे पैसे देने मतलब हैं या गुंडागर्दी चोरी की मतलब। है। गुंडागर्दी नहीं थी। हाँ जी। मैं रामलीला का म्यूजिक डायरेक्टर था अभी। हाँ, पटेल नगर की जो रामलीला होती थी जी, तो मैं लोग- लेकिन, उसका म्यूजिक डायरेक्टर था। तो जी जी, आप सुनाइए ये म्यूजिक डायरेक्शन के बारे में। आप उस वक्त सॉरी मैं पूछ रही हूँ, गाना सुना आप दीजिए। मुझसे सवाल पूछेंगे या हम दोनों। नहीं नहीं मोहतरमा पूछेंगे? हाँ। मुझे भी ये मौका मिला पहली आप बार। मुझे जरा कॉर्नर करते रहे जा रहे हो और मैं जरा फंसता जा रहा हूँ। मैं नहीं सोच रहा नहीं हूँ बिल्कुल नहीं। आपने भी जिक्र किया कि शैतानिया, रामलीला, म्यूजिक, होते रहते थे हम लोग। कोई गाना आपका पसंद का इस मौके पर हम सुनाएं अपने श्रोताओं को? मैं कह सकता हूँ भाई मैं कौन सा गाना सुनना चाहता हूँ। देखिए मुझे एक बचपन से ही मुझे मेरे रफ़ी साहब बहुत मेरे ज़हन में रहे हैं और मैं उनके गाने बहुत ही गाया भी करता था। उनकी मुझे हर जो उन्होंने गाना गाया मुझे बहुत पसंद है। और ख़ास करके थोड़ा सा एक चंचल गाना उनका बहुत अच्छा गाना था, वो लाल लाल गाल जान के हैं लागू, अच्छा देख दिल पे रहे काबू। मतलब उस वक्त उस टेम्पो में उस गाने को गाना बहुत मायने रखता था। बड़ा मुश्किल काम था क्योंकि हिंदुस्तानी कंपोजिशन के हिसाब से तो वो कोई भी कुछ भी गा सकते थे, लेकिन ये एक रॉक एंड रोल का बीट था, जबकि रॉक एंड रोल हमारे संगीत में अभी तक आया नहीं था। तो रफ़ी साहब ने फर्स्ट टाइम वो उस टेम्पो में रॉक एंड रोल का वो जो गाना गाया था। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे सुनने वालों को, हम सब जो की तरफ से जितने सुनने वाले हैं उनको आप ये गाना पेश कर सकते हैं। जरूर, हम आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं। शुक्रिया। लाल लाल गाल जान के है लागू, देख 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 दिल पे रहे काबू, चोर 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 भाग परदेसी बाबू। लाल लाल गाल जान के है लागू, देख 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 दिल पे रहे काबू, चोर 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 भाग परदेसी बाबू।
चोर चोर ये नहीं है मालो सर के, और मोर 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 ये तो है दिलो जिगर के। पीले 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 इनके बाल है निराले, नीले 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 इनकी अखड़ियों के प्याले। चोर 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 ये नहीं है मालो सर के, और मोर 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 ये तो है दिलो जिगर के। पीले 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 इनके बाल है निराले, नीले 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 इनकी अखड़ियों के प्याले। अजनबी पे बेसड़क खुली सड़क चलाते हैं ये जादू। लाल लाल गाल और लाल लाल गाल जान के है लागू, और देख 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 दिल पे रहे काबू। और चोर 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 भाग परदेसी बाबू। हाँ, तो अभी आप जिक्र कर रहे थे मिताली जी के पेड़ और आंगन हाँ, और पत्थर मारते बिल्कुल। थे। आपकी पढ़ाई वगैरह सब कहाँ? पढ़ाई मैं एक्चुअली ओरिजिनली बांग्लादेश से हूँ। अच्छा। मायमनसिंह करके एक शहर है, वहाँ से मैंने स्कूलिंग की है। विद्यामय स्कूल मुझे याद है, बहुत सुंदर, बहुत ग्रीन एकदम सा था चारों तरफ से। और मुझे याद है वहाँ पे एक लेडी बैठती थी और इमली की जो गोल गोल सा वो चटनी की जैसे बनाती थी, और मैं बहुत खूब खाती थी। और तब क्लासिकल भी मैं सीखती थी जब, तो एक गुरुजी मेरे मिथुन दे साहब वो आते थे घर पे, और उनको पता नहीं कैसे पता चलता था, सा लगाते ही बोलते थे तूने इस बार इमली खाई आज। हाँ बिल्कुल, खराश। और वो वो छुपाते भी थे। अच्छा ठीक है, मैं मम्मी को डैडी को नहीं बताऊंगा, ठीक है, कल से अगर खाना हो तो दोपहर में खाना, शाम को मत खाना। तो इस तरह से मुझे अभी भी याद है। तो वो जब आते थे मुझे लगता नहीं था कि गुरुजी आ रहे हैं, ये खौफ सा एक डर सा वो नहीं लगता था, लेकिन एक दोस्त के हिसाब से वो सिखाते थे। और खेलना भी, लेकिन मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी कि ठीक है खेलना तो होता ही है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लिया करो, 15 मिनट ही सही, आधा घंटा ही सही। तो मुझे याद है मेरी एक सिस्टर है शिवानी, तो वो साइकिल से आते थे गुरुजी, तो उनकी टायर पंक्चर कर देते थे भाग जाती थी, और मैं बहुत डरपोक सी थी, तो वो तो भाग जाती थी। फिर वो टीचर बताती नहीं थे क्योंकि मेरे डैडी और मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थे उस वक्त। अच्छा। लेकिन ये सब यादें मुझे अभी भी। आपने जिक्र किया कि आप रेडियो सैलून बहुत सुनती थी। जी बिल्कुल। तो उस वक्त आपका कौन सा पसंदीदा गाना? बहुत सारे गाने इस वक्त मुझे जो जहन में आ रही वो है आजा आई बहार। आजा आई बहार, दिल है बेकरार मेरे राजकुमार, तेरे बिन रहा न जा। आजा आई बहार, दिल है बेकरार मेरे राजकुमार, तेरे बिन रहा न जा। भूपेंद्र जी, आपकी स्कूल वगैरह कहाँ पर हुआ? पढ़ाई ज्यादातर आपने कहाँ पर की? मुझे स्कूल में डाला गया था जब अमृतसर में, जहाँ मैं पैदा हुआ। खालसा कॉलेज के अंदर ही एक प्राइमरी स्कूल था, पहले मुझे वहाँ भेजा गया था, और उसके बाद दिल्ली आ गए थे। दिल्ली में पढ़ते पढ़ते खेलते खेलते बड़ा हुआ। इनफैक्ट मेरा जो संगीत जो मेरे पास है, ये मुझे विरसे में मिला है। मेरे पिताजी प्रोफेसर नत्था सिंह, जो खालसा कॉलेज अमृतसर में म्यूज़िक प्रोफेसर थे वहाँ पे, प्लस ही वाज ए डिवोशनल सिंगर लेटर ऑन। जी। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया, जो भी आज मैं इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हूँ या जो भी मैं गा रहा हूँ, ये सब उनकी देन है। तो जब 10-11 साल का हुआ था तो मुझे वो मेरे पहले गुरु
श्री ख्याति लाल तहीम के पास ले गए थे मुझे, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी क्लासिकल संगीत की जो ट्रेनिंग दी थी। तो बहरहाल बात यह है कि मेरा जो बचपन है वो म्यूज़िक सीखने में ही ज़्यादा जो है ज्यादा गुजरा। और मैं बहुत ही शांत तबीयत का आदमी बच्चा था, और अभी आदमी भी बहुत शांत तबीयत का नहीं, हूँ। लेकिन आपकी माता जी का तो जरूर ध्यान आपकी तरफ जाता होगा, क्योंकि माँ को बहुत बच्चे ऐसे प्यारे होते हैं। जब मैं फिर बड़ा हो गया, फिर देन शी वाज वरीड अबाउट मी। तो मैं रात को 3-3 बजे आता था घर पे, तो सब दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, पटेल नगर की सड़कें, पूरे उधर दिल्ली की सड़कों पे रात के 2-2 बजे तक, 2:30 बजे तक घूम के, रात को ट्रांसपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, पैदल आ रहे हैं कनॉट प्लेस से या कहीं से भी पैदल वापस आ रहे हैं, तो 2:30-3 बजे घर पहुंचता था। तो माँ को पता चला कि तो बहुत लेट आता है। तो ना एक दिन मैं ऐसे घर में घुसा तो पूछती है, पुपी कितने बजे ने, क्या टाइम क्यों है? तो मैं सिर्फ बोले कुछ नहीं, 12:30 बजे हैं, सो जाओ, अभी 12 बजे हैं। अच्छा, तो बाय द टाइम मैं कपड़े चेंज करके आया तो हाथ में टाइम पीस पकड़ा हुआ था उन्होंने, जो कि उन्होंने अपने पलंग के नीचे रखा हुआ था। तो मुझे बोला, ये जरा टाइम देख तो क्या हुआ है इसमें। तो फिर मैंने कहा ये घड़ी आगे लगती है मुझे, 2:30-3 बजे हैं शायद, तो ठीक है जरा जल्दी आया कर। तो आना जाना तो मेरा वही टाइम पर रहा, लेकिन दूसरे दिन से मैंने क्या किया कि मैं आके सबसे पहले वो घड़ी निकालता था नीचे से, उसके मैं 12-11:30 पे जाता था, फिर उसके नीचे रख के फिर मैं कपड़े वपड़े चेंज करता था। सो मोहब्बत एक रही जो बाद में माँ ने बड़ा फिक्र किया, बहुत ही, शी रियली थॉट ऑफ मी, बट आई एंजॉयड इट, यू नो। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं समर स्पेशल। मुझे याद सब है जरा जरा। और आज हमारे बीच है गायक जोड़ी भूपेंद्र मिताली। मिताली जी, जब स्कूल वगैरह होता था, फिर छुट्टियां हो जाती थी, फिर रिजल्ट्स के जब टाइम होते थे, तब कैसा महसूस टेंशन, होता था? बहुत टेंशन और डर सा एकदम, क्योंकि मम्मी बहुत मतलब स्ट्रिक्ट हुआ करती थी, और सब ब्रदर्स और सिस्टर जो चिढ़ाएंगे, फ्रेंड सर्कल क्या कहेंगे, तो तैयारी भी करती थी। हालांकि ऐसा मौका कभी मिला नहीं कि हम फेल हो गए, और इसका मतलब आप अच्छी स्टूडेंट थे? इतनी मतलब एकदम फर्स्ट क्लास तो फर्स्ट तो नहीं होते थे, बट 10 स्टूडेंट में एक हुआ करते थे हम लोग। अच्छा, फिर जब सब भाई बहन पास हो जाते थे तो फिर कैसे बहुत सेलिब्रेट खुशी, करते थे? बहुत, मेरी मम्मी बहुत, डैडी एकदम सेलिब्रेशन, घर में खाना पीना, बहुत डांस वांस करते थे। और बिल्कुल बिल्कुल सही में आज भी हम लोग जब इकट्ठे होते हैं, और बहुत सब लोग खुशी को खुशी मनाते डांस हैं। करते थे, फिर जी, बैंड बजाते बहुत थे। बैंड बाजे के साथ में खुशियां मनाई जाती बहुत थी। बहुत खुशियां मनाई जाती थी सही में। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी ने भी कभी ऐसे, या तो डैडी ने हर वक्त गोद में लेके या साथ में लेके, पास में लेके आई लव यू नहीं कहते पर थे, मेरे ख्याल से जरूरत भी लेकिन नहीं होती। महसूस होता था कि ये उस लोग जो वक्त दिन शायद भर जरूरत काम नहीं करते होती थे, थी उस वक्त। दिन भर मेरी मम्मी जो काम करते थे बच्चों के लिए करते थे, तो उनको टाइम भी नहीं मिलता था, लेकिन महसूस ये करती थी कि हमें बेहद प्यार करती हैं। तो और छुट्टियों में करती आप फिर सहेलियां वगैरह क्या खेल बहुत खेला करते वो थे? गुड़िया और अच्छा, गुड्डा जी, गुड़िया गुड्डा खेल गुड़िया आप भी? खेल, और शादी मनाते थे अरे जी वाह। बिल्कुल, इस घर से उस घर तक। यहाँ घर में मम्मी मिठाइयाँ बना रही हैं, तो उसकी सहेली, जो सहेली थी मेरी, उसकी मम्मी भी बना रही है उनके घर में कुछ अच्छा, पुलाव आप और गुड़िया सब। वाली होती थी या गुड्डे वाली होती थी? मैं गुड्डे वाले थे, अच्छा। तो मेरे भाव बहुत ज्यादा होते थे। ज्यादा होते थे। अभी वो मिलती है, कलकत्ता में हम लोग दोनों मिलते हैं, और उसके तो बच्चे क्या जब एक ही मिलते- मोहल्ले में होता था कि दूसरे मोहल्ले में? थोड़ा दूसरे मोहल्ले में था, वो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो हम और लोग ये वो आपकी बनाएंगे बारात में आपके सब बहन भाई होते एकदम, थे? सब जाते थे एकदम तैयार होके। तो इस मौके पे कोई गाना हम सुना दें अपने शो? गाना, हाँ जी बिल्कुल। इस मौके पे तो हालांकि मैं शादी का गुड्डे गुड़िया की शादी को हाँ, तो वो गाना कुछ और होता था। तब आप क्या गाते जाते थे वैसे जब बारात लेके जाते तो थे? बंगाली बहुत गाने होते थे, तो मैं अच्छा। जी जी, हालांकि मैं इस वक्त जो गाना सुनाने जा रही हूँ जी। वो है तुम ही मेरी मंजिल, तुम ही मेरी पूजा। पूजा। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि
कि तुम मेरे क्या हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। अभी मिताली जी से बात हो रही थी कि जी। खेलती थी गुड्डा गुड़िया का खेल और हाँ। बाकायदा शादी रचाती थी। आप कौन से खेल खेलते थे बचपन में? अभी लड़के क्या खेलेंगे ये? नहीं, फिर भी क्रिकेट है, पतंग उड़ाना नहीं, है, मुझे- साइकिल चलाना है, ना। फुटबॉल है। मुझे साइकिलिंग का शौक था। मुझे फुटबॉल मेरा बहुत फेवरेट गेम रहा है। फुटबॉल में मैं या तो स्टॉपर की पोजीशन में खेलता था या गोलकीपर की पोजीशन पे खेलता था। और हालांकि ये मेरा अंगूठा उस टाइम का टूटा हुआ है, ये मैं गिर गया था इसी अंगूठे पे। अभी भी कभी ये वर्ल्ड कप होते हैं तो बिल्कुल। रात रात भर कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं क्योंकि मैं सोता नहीं हूँ। नहीं, मुझे तो याद है हमारे हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं तो चेंज शोज था, याद है हमें। तो वाया कलकत्ता हम जा रहे थे। रांची जा रहे थे तो कलकत्ता में ओवरनाइट स्टॉप था। तो उन्होंने सोचा कि एयरपोर्ट के पास होटल है, वहां जाते हैं। तो मैंने जब एयरपोर्ट होटल में होटल जाके में? पूछा अभी आपके पास टीवी है कि नहीं, क्योंकि रात को 3 बजे मैच आने वाला है। फुटबॉल वो हाँ। हाँ, तो बिल्कुल। उन्होंने बोला टीवी तो जी कॉमन रूम में। बोलते चलो, मैंने टैक्सी में सामान रखा पार्क स्ट्रीट गए। एंड ऑल द वे टू पार्क स्ट्रीट होटल में वहां जाके पूरी रात वहां जाके मैच देख के सुबह आंखें मलते मलते एयरपोर्ट पे वापस आए थे। बिल्कुल। सो ये शौक मुझे अभी बहुत भी ही अभी भी बहुत ज्यादा है फुटबॉल का। मिताली जी, जैसे भी इन्होंने दोस्ती का जिक्र किया, तो आपकी भी सहेलियां जब अब मिलती होंगी जी। तो वही सब पुरानी बातें जी, और उन जी। जगहों पे जब आप जाती हैं अब तो कैसा जी। लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हम लोग याद करते हैं क्योंकि हमारा बचपन बहुत ही मतलब हैप्पी, मुझे जहाँ तक याद है। और म्यूजिक एक सब्जेक्ट ऐसा रहा सहेलियों में भी, भाई बहनों में भी, बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट अभी भी है और उस वक्त भी रहा है। यही अभी जो- भी इनके एक भाई हैं छोटे कलकत्ते में, वो नहीं, भाई मैं- बहन जो हम लोग जो हैं, हम वो लोग म्यूजिक उनकी एक्सचेंज बात बता रहा हूँ कि भी अभी भी उनको वहाँ अच्छा गाना लगता है तो वो उस वक्त कलकत्ता से फोन फोन करके कि ये लाइन सुनो। फोन पे सुनाते हैं वो हाँ, गाना। कि ये गाना सुनो। और तो बिल्कुल। और म्यूजिकल मतलब एकदम जिसे कहना चाहिए कि म्यूजिक में ही परवान चढ़े हैं। बिल्कुल। जी, ऐसा ही। लेकिन शौक अक्सर है। ये देखा जाता है कि लड़की होने के नाते जी। तो माँ बाप की पाबंदियां भी बहुत होती होंगी कि इस वक्त मत जाओ, हाँ, जल्दी आ घर जाओ। से बाहर बहुत कम जाना होता था। मेरे डैडी कहीं नहीं जाने देते थे, लेकिन घर में सब कुछ मतलब म्यूजिक सुनो, मतलब सहेलियों को बुलाओ, खाना पीना सब कुछ कभी घर दिल में। नहीं करता था कि बाहर जाएं, पिक्चर हाँ, देखें? तो वो महीने भर का वो जो रूट, मतलब ये परमिशन लो, वो परमिशन लो, यहाँ से ये टिकट्स पहले बुक करेंगे, फिर मतलब जा रहे हैं तो पता नहीं, ऐसा लगता था कि पता नहीं चांद में जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। तो वो जब पिक्चर देख के आने के बाद एक अभी भी याद है कि बस हमने वो पिक्चर, एक पाकिस्तानी फिल्म थी वहाँ पे, ज़ीबा और मोहम्मद अली की पिक्चर थी, और नूरजहान जी की, मतलब पहली गाना हिंदी था। फिल्म कौन सी थी आपकी? हिंदी फिल्म मैंने बहुत बाद देखी है। 71 में मैंने हरे राम हरे कृष्ण देखा है। उसके बाद बहुत पिक्चर देखी, लेकिन पिक्चर देखना जो हमारे घर में जो था वो मनाही था एक हिसाब से कि पिक्चर
नहीं देखो मतलब पोइट्री, ड्राइंग, गाना सुनना ये सब करो, पिक्चर। कभी ये नहीं होता था कि माता जी आपकी बोलती हूँ कि आप लड़की हैं तो खाना बनाना भी हाँ सीखिए, बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल। सीना पिरोना भी सीखिए? हाँ बिल्कुल। और हालांकि मैं मतलब 4 बहनों में सबसे छोटी थी, तो मैं 1 नंबर की कामचोर थी। अच्छा। तो हाँ बिल्कुल। तो बहनें सब खाना बना रहे हैं, ये वो, तो छोटी, उसको नहीं आएगा, और मैं भी मान लेती थी, ठीक है नहीं आएगा करके। हाँ नहीं आएगा करके मैं भी भाग जाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आ ही गया, बिल्कुल जी। तो कोई गाना हम आपकी पसंद का यहाँ पे सुनाएं हाँ अपने श्रोता मैं को? सुनाना चाहूंगी इस वक्त, आज सोचा तो आंसू भर आए। तो आंसू भर आए, आज सोचा तो आंसू भर आए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, आज सोचा तो आंसू भर आए, आज सोचा तो आंसू भर आए। हर कदम पर उधर मुड़ के देखा, हर कदम पर उधर मुड़ के देखा, उनकी महफिल से हम उठ तो आए, आज सोचा तो आंसू भर आए, आज सोचा तो आंसू भर आए। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज हमारे बीच है गायक जोड़ी भूपेंद्र मिताली। इनसे बातचीत कर रही हैं रजिया रागिनी। भूपेंद्र जी, आपका ताल्लुक पंजाब से है, जी। और मिताली जी आपका ताल्लुक है बांग्लादेश से। जी, बिल्कुल। तो ये दोनों ही जगह उस वक्त में जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ था तो बहुत इफेक्टेड एरिया थे। जी, तो कुछ जी। उस वक्त की यादें आप लोगों के जहन में? मैं बहुत छोटा था, मुझे कुछ इतना खास मालूम नहीं। अगर आप 47 की बात कर रहे हैं तो मैं जाके ऐसे जीटी रोड पे देखता था, हजारों की तादाद में काफले चले जाते थे लाहौर की तरफ जाने वाले, जो क्योंकि मैं अमृतसर में था। ज़्यादा मुझे गहराइयाँ मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि आई मस्ट बी हार्डली 4-5 years old, बिल्कुल। और मिताली जी? लेकिन मिताली को तो शायद नहीं, या- 1947 में मेरे डैडी मम्मी मतलब दे गॉट मैरिड इन 1947। अच्छा। तो मुझे तो पता ही नहीं है इस बारे में, लेकिन लेकिन बाद में 71 सुनते 71 जो वॉर हुआ था तब जो ईस्ट पाकिस्तान, तो वो वॉर हो तो मुझे पता नहीं कि लड़ाइयाँ झगड़ा जो है एक आर्टिस्ट होने के नाते और बिछड़ जाने की जो एक दुख है, क्योंकि 71 में हम लोग भी आ गए थे इंडिया में। इतने तब पता नहीं था कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है, कुछ नहीं, लेकिन अपनों से जो बिछड़ जाना है वो उसका एहसास तो- बहुत ये But I think they कहीं had a किसी tough time coming from Mymensingh to या जी Calcutta, they हाँ had a हाँ very जी, tough वो time. मैं नहीं, काफी सारी फैमिली भुगत चुके हैं, लेकिन आज भी मैं यही सोचती हूँ कि हमारे रूट्स जहाँ हैं
वहाँ बिछड़ने वाले जो बिछड़ गए हैं, लेकिन हम अभी भी उनको उसी तरह से चाहते हैं। और जब सोचते हैं वो मायमनसिंह के छोटा सा शहर, तब जहन में ये नहीं आता है कि देखिए पासपोर्ट है, वीज़ा है, ये क्यों है। और ये तो बहुत संजीदा बातें हम करने जी, लगे जी। हैं। मैं चाहती हूँ कि बचपन में हम फिर से लौट आएं, जी, और बिल्कुल। हम ये चाहेंगे जरूर कि हमारे बच्चों को वो सब नहीं देखना नहीं पड़े देखना जो पड़े। जी बीत दुआ चुका कीजिए, है। बस यही आप सोचिए कि भाई ऐसा नहीं हो। क्योंकि शायद मुझे कभी, मैं बहुत साल पहले भी ये बात कहा करता था कि भाई आने वाले जो बच्चे हैं उनके पास इतना टाइम भी नहीं होगा, अभी तू कौन है तू कौन है, नहीं। शायद उनके पास इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होगा। ये I मैं hope। हमेशा सोचता हूँ, मैं भी। कमिंग जनरेशन ऑफ आवर चिल्ड्रन, मे बी आफ्टर 100 years और 150 years, there will be no passport, no nothing, because everybody will be मैं तो इस उम्मीद। so much in love with their own people. You see, बिल्कुल। why should I leave my country and go somewhere? बिल्कुल, और हम अपने बच्चों को ऐसे ही एक जी खूबसूरत यही सा- शिक्षा उनको दीजिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई माँ बाप को हर बच्चे को दिन में कम से कम सोने के पहले एक बार छाती से लगा के पूछें कि बेटा तुम ठीक हो, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, तुम्हें आज क्या चाहिए, क्या खाया, कुछ पूछो। तो ये जो एक बॉडी टच है, ये जो एक मोहब्बत है, ये बच्चों को सही जगह पे रखेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, और बच्चों को इन सब चीजों से बिल्कुल ही दूर रखना बहुत दूर चाहिए। रखना खुश चाहिए, रहें और बहुत बस। दूर। हाँ, आपके कितने बच्चे हैं? हमारा जी मेरे एक ही एक मेरा बेटा है और एक हमारा एक मेरी adopted अडॉप्टेड बेटी है जिसकी अभी शादी हो चुकी है, और एक उसका, मैं ग्रैंडफादर हूँ अभी। अच्छा। उसका एक 5 साल का बच्चा है, तो मैं नाना हूँ। तो आप नाना, जब वो बच्चा मिलता है तो आपको उसको बच्चे को मैं किस आज- तरह से आप आजकल मैं उसी में खोया हुआ हूँ, मुझे कुछ नजर ही नहीं आता। जब से हमारा ये बेटा निहाल पैदा हुआ है जी। और मेरा ग्रैंडसन जो मेरा आया है, आप यकीन करिए मेरा काम करने को दिल नहीं करता। तो ये तो बात थी हमारे बचपन की। अब बचपन से हम जब लड़कपन की तरफ जा रहे हैं, तो जी। आपका कॉलेज, जी। और फिर कॉलेज में किस तरह से आप लोग फंक्शंस वगैरह में भी, क्या यही आपकी एक्टिविटीज रहती थी गाने की? मिताली कॉलेज जो- गई है, मैं तो कॉलेज देखा नहीं मैंने। अच्छा, आप कॉलेज नहीं गए? नहीं, मैंने बड़ी मुश्किल से मैट्रिकुलेशन पंजाब यूनिवर्सिटी का 2nd डिवीजन में पास किया था, तो कान में हाथ लगाए थे कि इसके बाद इसके बाद पढ़ाई नहीं करूंगा। और यकीन मानिए घर पे जब मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि एक रूटीन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए कि स्कूल के आने के बाद थोड़ा होमवर्क कर लो आप, ये सब रूटीन नहीं, देखिए। आई एम अगेंस्ट रूटीन। तो ये जो मेरा बेटा है, जब भूपी जी घर पे होते हैं तो बस वो, उसको पता है कि आज होमवर्क नहीं भी करूँ तो है, डैडी घर पे हैं, तो ये सभी घर की परेशानी- प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि भाई अच्छा तुम उठे हो, चलो अभी चाय पियो, चलो अभी हाथ धो लो, चलो ब्रश करो, अभी छुट्टी है। नहीं, लेकिन डिसिप्लिन भी तो इन्हीं छुट्टियों में सिखाया नहीं, जाता मैंने है। एक दिन छोड़ दिया अच्छा, था, मैंने एक नहीं। दिन छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं कहा कि आप लोग जब कहो कि जो चाहिए मैं आपके पास हाजिर हूँ, मैं बैठी हूँ, जब आप लोग नहाना चाहें, देखिए जब मैं तक एक नहीं। बात बोलता हूँ, फिर अभी दोपहर के 12 बजे के बाद बोले, मिताली मैंने तो इसको नहला दिया, अच्छा इसको अभी क्या करना है? देखिए अब ये स्कूल शुरू हो जाएंगे, जी जी। बच्चा 7 बजे उठेगा ही, जी 7 बजे उठ के उसको रूटीन मालूम है, उसने ब्रश भी करना है, नहाना भी है, नहा के कपड़े खुद पहन के बैठ जाएगा, नाश्ता खुद करके पहन के, अच्छा। स्कूल जाएगा, वापस आएगा। बिल्कुल। अभी 8-10 इतना दिन- दुखी, स्कूल 8-10 जाएगा, दिन बाकी वापस हैं। आएगा। 8-10 दिन बाकी हैं, तो क्यों उसको जबरदस्ती करनी? 8-10 दिन मतलब ये 8-10 दिन फिर 1 साल के बाद अगेन अगेन Anyway। 1 year they are going to be it's बिल्कुल like नहीं, कुछ हद तक तो बिल्कुल जी, भूपेंद्र जी मैं सही इसलिए कह मैं रहे हैं। चाहता हूँ सही है। कि बच्चों को एक जो एक छूट एक देना जो है, freedom होनी एक चाहिए, freedom है। बिल्कुल। इससे उनका माइंड डेवलप होता है। आप, मैं चाहती नहीं हूँ तो डर रजिया जी लगा आप रहता है घर उनको। पे आएं, और फ्रीडम किसको कहते हैं, आप हमारे घर पे आके देखिए, जो शीशे हैं ये तो टूटे हुए हैं, नहीं, नहीं, क्योंकि पूरे फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड मेरे हॉल में होता है। आप वो तो बचपने की एक निशानी है। निशानी, लेकिन शाम को मुझे भी देखिएगा कि ये पूरा जो समेटना होता है। भूपेंद्र जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि माँ बाप जो हैं वो बच्चों के साथ वाकई ही ज्यादती कर रहे हैं। इस पे मुझे एक बड़ा ही खूबसूरत सा शेर याद आ रहा है। जी सर। बच्चों के हाथों में चांद सितारे रहने दो, 4 किताबें पढ़ के वो भी हम जैसे बन जाएंगे। वाह वाह। ये एक बात सही है, मैं सहमत हूँ भूपी जी से, लेकिन बच्चों से मोहब्बत कीजिए बस, और कुछ नहीं, बच्चों को डांटिए मत। अच्छा आप हकीकत की वो गाना जरा सुनाइए। कौन please। सा? हम बहुत देर से ये हाँ। आपके पास बाजा है? नहीं बाजा नहीं, आप ऐसे ही गुनगुना सुनाइए। दीजिए आप। हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया
होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा, होके मजबूर मुझे। दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, अश्क आंखों ने पिए और न बहाए होंगे, बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक एक हर्फ जबी पर उभर आया होगा, होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, होके मजबूर मुझे। रज़िया जी, मुझे भूपेंद्र जी की आवाज़ एक पत्नी के हिसाब से नहीं, एक सुनने वाले, मैं बहुत फ़ैन हूँ इनकी। जी हाँ, हम हाई रहे हैं, जी। अभी आपसे पूछ ही रहे हैं कि आप जी। दोनों का जी मिलन जिसे कहना चाहिए ना, संगम, टकराव कैसे हुआ? जी, मैं भूपेंद्र सिंह जैसे लता जी, आशा जी, रफ़ी साहब, किशोर कुमार, मन्ना डा, तलत साहब, वैसे ही हमारे बंगाल के संध्या मुखर्जी, हेमंत कुमार और प्रतिमा बैनर्जी, ये सब सिंगर्स में अचानक हमारे घर में मेरे ब्रदर ने एक कैसेट लाए कि एक वॉइस बहुत अलग सा है। इन्होंने एक बंगाली गाना गाया था, डेको नाम आए तुम्ही, तो और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये कैसेट भी सुनना, ये पिक्चर परिचय बीती ना बिताई रहना। जी हाँ। और उसमें एक गाना था मितवा बोले मीठे बैन। बहुत खूबसूरत। तो मैंने कहा ये आवाज़ बिल्कुल इतनी अलग है, मैं कभी अगर मतलब मुझे तो मतलब पता ही नहीं था कि कब इस वक्त कभी भी मतलब इंडिया में आके बड़ौदा में पढ़ाई करूं और बॉम्बे आऊंगी, कभी मतलब ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोचा था। लेकिन जब मैं बड़ौदा में पढ़ती थी तब म्यूज़िक कॉन्फ्रेंसेस बहुत अटेंड करती थी, सुनती थी, तो एक ही ख्वाहिश वो ग्रुप में होता था कि कभी भी भूपेंद्र सिंह कभी लाइव प्रोग्राम करे तो मैं सुनने जाऊंगी। तो उनको पता था बहुत फ़ैन है फैन है इनकी। तो ऐसा हुआ कि मैं बॉम्बे में आके आरोही एक प्रोग्राम होता था, तो उसमें एक गाना गाने के बाद एक कॉमन अहमदाबाद में प्रोग्राम में मैं भूपेंद्र जी को मिली और मैं कुछ बोल नहीं पाई जब मिलने के बाद। तो उनका सोलो एक गज़ल एल्बम उन्होंने काफ़ी, कौन से साल में? 74। फिर उनसे मुलाकात होने के बाद फिर मैं बॉम्बे आई अपने प्रोग्राम के सिलसिले में, फिर जयदेव जी के वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई। भूपेंद्र जी जी, फिर दूरियां रिकॉर्डिंग में जो जिंदगी मेरे घराना अनुराधा जी के साथ वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो उस रिकॉर्डिंग में मैं गई। फिर धीरे धीरे एक दो प्रोग्राम में हम मिले। और तो कभी भूपेंद्र जी ने पूछा नहीं कि आप हर जगह प्रोग्राम में दिखाई दे रही हैं? एक्चुअली उन्होंने मुझे पहली बार टीवी पे देखा था, कोई अच्छा, आरोही प्रोग्राम में। तो उन्होंने उस वक्त कहा था, पता नहीं सच या झूठ, कि आप भी अच्छा गाती हो। बिल्कुल हर सच कहा आदमी- था, आप तो गाती ही हाँ जी, बहुत आप अच्छा। सुनिए, इनको सुनिए। हर आदमी जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई गलती करता है। तो जी, आपने भी लेकिन गलती ये की। जो सिलसिला तो चलता रहा मुलाकातों का, जी। फिर वो जो कहते हैं ना इकरार मोहब्बत, जी जी, वो किसकी तरफ से पहल हुई? एक्चुअली पता ही नहीं चला कि कब किस it वक्त was म्यूजिक वाज very बॉन्ड। mutual, you know. जी। sort of. म्यूजिक एक ऐसा बॉन्ड था, एक दूसरे को एक जानने कॉमन लगे। जो सब्जेक्ट था which was we were lost in that was music. जी। रोज मिलना, कंपोज करना, she used to sing my compositions. तो आपके इस खूबसूरत मिलन जो जी। एक ऑटोमेटिकली अपने आप ही हुआ, वैसे उसके ऊपर एक गाना हम जरूर इसके ऊपर चाहेंगे। तो नहीं सोचा था, लेकिन मैंने एक गाना सुनने वालों को सुनाने के लिए मैं लाई थी, तो लगता है सिचुएशन वाइज तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहाँ भी ले जाए राहें
सपने अब एक रंग हैं, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। खिलना मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। भूपेंद्र जी, आपका जो फिल्मों का सफर एज अ सिंगर वो कैसे शुरू हुआ, कौन सी फिल्म से? जैसे मैंने आपको कहा कि मैं दिल्ली रेडियो स्टेशन पे था, तो मदन मोहन साहब दिल्ली आया करते थे, तो उनके लिए कभी सब दिल्ली के आर्टिस्ट लोग मिलके महफिल करते थे, खाना वाना खाते थे, उनका गाना सुनते थे, ये लोग गाना सुनाते थे। तो मुझे भी एक दिन किसी ने ऐसे ही थोड़ा उकसाया कि तुम भी थोड़ा गाओ ना, तो मदन जी बोले हाँ गाओ गाओ। तो मैंने भी अपना एक गाना सुनाया, तो उन्होंने मुझे ही डिनर के बाद बुला के पूछा कि तुम्हें कभी बॉम्बे बुलाऊंगा तो आओगे? तो मैं कहा हाँ आएंगे। तो मैं बड़ा फंट आदमी था, बिल्कुल नेवर यूज्ड टू बॉदर अबाउट पीपल। 2-3 महीने के बाद एक और आदमी आया जिसका नाम चेतन आनंद था, वो उसने मुझे बुलाया, तो मैं मिलने गया, तो यही कहा कि भाई मदन ने तुम्हें सुना था और मैं चेतन आनंद हूँ, मैं ये पिक्चर बना रहा हूँ कि तुम उसमें गाओगे। मैं कहा बुलाओगे तो गाएंगे। फिर वो भी चले गए। फिर 6 महीने के बाद कुछ टेलीग्राम्स वगैरह आए कि तुम्हें बॉम्बे बुलाया। तो ऐसे बॉम्बे जाके फर्स्ट गाना जो था मैंने हकीकत में जो गाया था वो कि मजबूर मुझे, जो कि मैं आपको सुना चुका हूँ। तो ये गाना मेरा पहला गाना था मेरे फिल्मी कैरियर का। पर आपने तो उसमें एक्टिंग भी की है। वो मेरा शौक नहीं था, वो बड़ी ज़बरदस्ती मेरे साथ इसलिए होती थी कि चेतन साहब को बहुत शौक था कि मैं फिल्म में एक्टिंग करूं, तो मुझे गाने का ही शौक था बस। उसके बाद फिर कुछ इतना ख़ास मुझे गाने का वो इसलिए मुझे हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब, मन्ना डे साहब था, तलत महमूद साहब, इतने बड़े बड़े गाने वालों में भूपेंद्र सिंह क्या चीज़ है। तो मैं सोचा मैं वापस जाऊंगा दिल्ली। तब मेरे कुछ दोस्तों ने, जो उस वक्त मेरे नए नए दोस्त बने थे, उन्होंने सजेस्ट किया, देख तू हवाइन गिटार तू बजाता है, ये एक्सपर्ट है उसमें, तो एक स्पेनिश गिटार सीख ले, उसका बहुत काम है इधर स्टूडियो में, तुम्हें म्यूजिशियनशिप तो तुम्हारे अंदर नेचुरल है। क्योंकि मुझे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे तो मैं आधे घंटे 1 घंटे में आपको उसको बजा दूंगा। हाँ, और हमने सुना है कि आप टॉप के म्यूजिशियन रहे हैं इंडस्ट्री में। तो बस ऐसे ही ऊपर वाले की कृपा है, पिताजी की देन है ये। तो गिटार मैंने फिर यहाँ बॉम्बे में सीखा, मेरे गुरु हैं भानु गुप्ता, जो कि फिल्मों में गिटार बजाते हैं, तो उन्होंने मुझे गिटार सिखाया। मेरा एक अपना ढंग था प्रैक्टिस करने का, मैं रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रैक्टिस करता हूँ। 2 साल में सोया नहीं। तो उसके बाद फिर इसका फल भी भगवान देता है कि मुझे, जब मैंने दम मरो दम में मेरा पहला गिटार सोलो, गाना ही उसी से शुरू होता है, तो लोगों को मालूम पड़ता है कि हाँ दम मरो दम है। बाकी पंचम साहब की जितनी पिक्चरें मतलब 84 तक जो बनी है 1972 से, उसमें आपको इलेक्ट्रिक गिटार, क्लासिकल गिटार, 12 स्ट्रिंग गिटार या ऊद के या रबाब के आपको जितने भी सोलो मिलेंगे सब मेरे बजाए हुए हैं। तो बहुत काम किया है, 15 साल दिन के 18-18, 20-20 घंटे काम किया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा गाना भी चलता जो रहा है। फिर परिचय आई, युग आते हैं और युग जाए, छोटी छोटी यादों के बल नहीं जाए।
जी के बाद किनारा के बड़े अच्छे गाने थे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज पहचान है, गर याद रहे। जयदेव साहब ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे गाने गुआए हैं। जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना आना, जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना आना। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इन सब म्यूजिक डायरेक्टरों का, कि ख़याम साहब के, कि जिन्होंने मुझे आज इस मकाम पे पहुंचाया है कि भी 20 साल 22 साल के बाद भी अभी तक उन गानों की हमें स्टेज पे सबसे ज़्यादा फरमाइश आती है। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। उस रिकॉर्डिंग के बाद जो पैदा हुई है जनरेशन, वो भी उन गानों की फरमाइश करती है। आज बिछड़े हैं, आज बिछड़े हैं, कल का डर भी नहीं, जिंदगी इतनी मुख्तसर भी नहीं, आज बिछड़े हैं, आज बिछड़े हैं, कल का डर भी नहीं, जिंदगी इतनी मुख्तसर भी नहीं, आज बिछड़े हैं। जख्म दिखते नहीं अभी लेकिन, जख्म दिखते नहीं अभी लेकिन, ठंडे होंगे तो दर्द निकलेगा, तैश उतरेगा वक्त का जब भी, चेहरा अंदर से जर्द निकलेगा, आज बिछड़े हैं, आज बिछड़े हैं, कल का डर भी नहीं, जिंदगी इतनी मुख्तसर भी नहीं, आज बिछड़े हैं। मिताली जी, आपका सफर कैसे शुरू हुआ गाने का, गजलों का? मतलब कॉलेज में तो आप गाती ही थी। जी, और क्लासिकल की तालीम मैंने बचपन से ही लिया है, और उसके बाद बड़ौदा में आई थी इंडिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलने के बाद। बी म्यूज़, बैचलर ऑफ म्यूज़िक, मास्टर ऑफ म्यूज़िक मैंने क्लासिकल में ही किया। तो ये मैं एक डेस्टिनी मानती हूँ कि मेरे साथ ऐसा, मेरे पिताजी चाहते कि तुम सीखो और कुछ करना चाहो तो कर सकते हो। तो प्रोग्राम्स में गाती थी, और बांग्लादेश में हर साल मैं जाती थी छुट्टियों में, जब बड़ौदा से, तब वहाँ पे भी मतलब पिक्चर्स मूवीज के लिए गाती थी, और नेशनल अवार्ड भी मिला था। की फिल्मों में आप? हाँ, मैं प्लेबैक देती थी। गवर्नमेंट अवार्ड फ्रॉम, अच्छी बात है, शायद हमारे श्रोताओं को पता भी नहीं होगी। जी, और आज भी मतलब मैं बंगाली फिल्म्स के लिए और इसके लिए मैं गाती हूँ। और गज़ल एक मेरी बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ड्स में इसके एक्सप्रेशन कुछ मतलब हैं, तो मैं गाती थी, और मैं देखती थी कि सुनने वाले भी उस पे बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं और इंस्पायर करते थे। फिर मैं
खजाना एक प्रोग्राम था, 3 दिन का एक फेस्टिवल जैसा था, और उस एल्बम के बाद उन्होंने वैसे ही इसको रिलीज किया था। फिर शादी के बाद साहिल मेरा फर्स्ट एल्बम, तो उसमें सारे मेरे सोलोज थे, और एक डुएट हमने गाया था भूपी जी के साथ, और वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया जी। मुझे माफ कर मेरे हम सफर, तुझे चाहना मेरी भूल थी। मुझे माफ कर मेरे हम सफर, तुझे चाहना मेरी भूल थी। किसी राह पर यूं ही एक नजर तुझे देखना मेरी भूल थी। मुझे माफ कर मेरे हम सफर। जब हम शादी होने के बाद इवन पीपल वांटेड, जब मैं अकेली जाती थी तो सब लोग चाहते थे कि भूपी जी भी गाएं, और भूपी जी तब स्टूडियो में बहुत बिजी होते थे। तो मैंने कहा एक बार आप गा के तो देखिए स्टेज में, बहुत आपको अच्छा लगेगा। तो फिर कंपनी की तरफ से भी ऑफर आए और हम लोगों ने एल्बम शुरू किया। तो आप दोनों का कंबाइन पहला एल्बम कौन सा था? फर्स्ट एल्बम तो साहिल में तो एक डुएट गाया था, उसके बाद शर्माते शर्माते, आपके नाम। अच्छा, अब जो गजल का दौर है, जब आपने गजल गायकी क्षेत्र में आप आए, तब उस वक्त में उरूज पर थी गजलें, बिल्कुल हर महफिल में गजलें गाई जाती थी। अब वो वक्त नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वैसे आपसे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप देख नहीं पा रही हैं। नहीं, और गजलों का भी तो वो कहते हैं ना, वीडियोस बन गए हैं, मतलब गजलों को भी वीडियो आप आप हम लोग एक डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टीवी का जो मीडिया है इट हैज बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके जो पिक्चराइज करके देखने के साथ साथ लोग आइडेंटिफाई करते हैं, हाँ अच्छा ये रिलीज हुआ है। मैं खुद देखती हूँ, मैं पेपर से ज्यादा टीवी ऑन करती हूँ, तो ऐसे बहुत सारे सुनने वाले हैं, बिकॉज हम लोग बहुत शोज करते हैं आज भी। लेकिन अभी भी आप देखिए, आप स्टेज पे जाइए, देखिए ऑडियंस उतनी है, उससे बल्कि ज़्यादा है जितनी जबकि 10 साल 15 साल 20 साल पहले थी। सुनने वाले हैं, लेकिन बिकॉज हमें टीवी पे नज़र नहीं आ रहा। आज आप ये सब चैनल बंद कर दो तो आपको 2 दिन में गजल सुनाई फिर से देनी पड़ेगी। बिल्कुल, अच्छे गाने। एंड खुशी और भी इस बात की ये होती है कि भाई the audience is mostly youngsters। आपने इतनी अच्छी अच्छी गजलें अपने दौर में गाई हैं, और इतनी अच्छी अच्छी गजलें हैं कि वो आज तक, ऐसे गीत आज तक लोगों के जहन में है। आज क्या वजह है कि उस टाइप के या तो गीत नहीं बन रहे हैं, या फिर आप नहीं गा रहे हैं? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। अभी देखिए, पहले एक गीत मुकम्मल होता था, अभी आप कोई भी गाना उठाइए, उसका आप म्यूजिक साथ में गा नहीं सकते। नाउ सॉन्ग हैज बिकम एन आइटम। तो आई एम वेरी हैप्पी। मैंने बहुत बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के लिए गाया है, बहुत बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के लिए मैंने गिटार बजाई है, बहुत कुछ बजाया है, बहुत। अभी कुछ बाकी रहा नहीं जिंदगी में जिसकी मुझे कोई ख्वाहिश हो। आई एम वेरी हैप्पी विद इन माई सेल्फ। आप कंपोजर भी हैं, आपने अभी अपने फिलहाल ही कोई एल्बम आपका रिलीज करे, हम लोग अभी रिलीज फोर्स में आप एज अ कंपोजर। उसका नाम है कुछ इंतजार और। तो ऐसे करता रहता हूँ कुछ ना कुछ, आई कीप ऑन डूइंग। भूपेंद्र जी, फिल्मों में भी आपने एज अ कंपोजर काम किया है? जी, मैंने कुछ इतना ज्यादा तो नहीं किया, मैंने प्राइवेट एल्बम्स ही बनाई हैं। लेकिन महेश भट्ट साहब की एक पहली पिक्चर, बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट था, मंजिलें और भी हैं। वो पिक्चर शायद लगी या नहीं लगी, वो 3 साल सेंसर के झगड़े में ही इतनी कंट्रोवर्शियल थी, और आज उस टाइप के रोज ही सब्जेक्ट बन रहे हैं, तो अभी कोई सेंसर का प्रॉब्लम नहीं है। तो म्यूजिक दिया था उस टाइम पे मैंने। लेकिन आज जो एक सिस्टम है काम करने का, आज मॉडर्न फिल्म इंडस्ट्री में, वो कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। इट इज एंटायरली डिफरेंट, एकदम पूरा चेंज हो चुका है। आप उस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं? आई थिंक सो, यस। मैं जैसे आपको मैंने कहा कि अभी मैं आई एम सो सेटिस्फाइड एब्सोल्युटली। मुझे शायद मैं कभी ये भी सोचता हूँ कि मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं है। आई एम सो हैप्पी, आई एम सच ए हैप्पी मैन। चलो आज हम रूठ जाते हैं, चलो अब तुम्हें हम मनाते हैं, चलो आज हम
रूठ जाते हैं। चलो अब तुम्हें हम मनाते हैं। चलो आज हम रूठ जाते हैं। राह सोचो मनाने की। अदा खूब है रूठ जाने की। कोई राह सोचो मनाने की। नहीं यार को यूं सताते हैं। यार को यूं सताते हैं। चलो छोड़ो हम मान जाते हैं। तो फिर तुमसे हम रूठ जाते हैं। तो फिर तुमसे हम। दोस्तों, गायक जोड़ी भूपेंद्र और मिताली से बातों का सिलसिला कुछ यूं चल पड़ा कि वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। इनकी आवाजें देर तक हमारे मन की कंदराओं में गूंजेंगी। बहरहाल, अब उन लोगों के नाम आपको बता दें जिनके सम्मिलित प्रयास से आज का कार्यक्रम तैयार हुआ था। टेक्निकल असिस्टेंस रीटा गोम्स, पोस्ट प्रोडक्शन PKA नायर और वीना राय सिंघानी, एसोसिएट प्रेजेंटर यूनुस खान, प्रेजेंटर राकेश जोशी और मुझे याद सब है जरा जरा के इस अंक की प्रोड्यूसर थी रूपाली रूपक। मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। वो लम्हा लम्हा साथ है। मुझे याद सब है जरा जरा।